यहाँ समरी ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल और फिनॉल दोनों का प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग इसका समराइज पार्ट स्टार्ट करेंगे। आप ये बताइएगा कि किसके किसके साथ था प्रिपरेशन। बताइए सबसे पहले किसके साथ था? अल्कीन के साथ। बोर्ड पर देखना थोड़ा। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन ले लेते हैं। इसमें दो था, एक था बाय एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन, यानी कि H2O ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होगा। CH3CHOH और यहां CH3। और दूसरा मेथड था बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी इसमें सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करा दिए डाइबोरेन के साथ और फिर इनका H2O2 एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इनका प्रिपरेशन हुआ CH3CH2 और यहां OH। यह था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड बताओ किसके साथ? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड भी था, कीटोन भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था। देखिए यहां बोर्ड पर अल्डिहाइड है, तो इनको आप रिड्यूस कर सकते हो। तीन मेथड था, आइदर ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तीनों में से कोई ले सकते हैं। अगर हाइड्रोजनेशन कराना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये फॉर्मेशन कर लेगा RCH2OH। कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी। वहीं अगर कीटोन लेते हैं RCOR, ये भी यूज कर सकते हो। इसकी जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। यहां RCHOH और R, ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है RCOOH, तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, यानी RCH2OH। लेकिन कॉमर्शियली इस मेथड को अवॉइड करते हैं। बताओ क्यों? एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए इनका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। ये बन गया RCOO और अब जब इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, तो ये दो अल्कोहल बन जाएगा, एक RCH2OH और दूसरा R-OH। ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। बताइए इसके बाद किसके साथ था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का रिएक्शन करवाया था। जैसे अगर फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इनका भी रिएक्शन करा दिया RMGX के साथ। अदर अल्डिहाइड जैसे अगर CH3CHO है, इनका भी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से RMGX। और कीटोन अगर है जैसे CH3CO और CH3, इनका भी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, यहां पर फॉर्मेशन कर लेगा RCH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल। इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCH2 यहां फॉर्मेशन होगा CH3CHOH और यहां क्या जुड़ गया? R, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जुड़ता है R, अल्काइल ग्रुप। और अगर इनके साथ करा रहे हैं तो CH3COH, CH3 और यहां R, यानी इसके साथ में टर्सरी अल्कोहल। और बताओ और किसी के साथ में था प्रिपरेशन? नहीं, हो गया ये। अब इसके बाद में आइए फिनॉल पर। बताओ फिनॉल में फर्स्ट किसके साथ में? हेलोएरिन। हेलोएरिन, हेलोरिन में कंडीशन क्या था? NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर,
623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ, और इसके बाद में फिर एसिडिफिकेशन। पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, उसके बाद बताओ सेकंड किसके साथ था? तो रिएक्शन में तो वहां एक स्टेप पीछे से लिया है, हम लोग डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ही लेते हैं। पहले इनका रिएक्शन कराया गया NaOH के साथ और फिर इनके बाद में इनका एसिडिफिकेशन। इसके बाद डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट से डायरेक्ट लेते हैं N2Cl प्लस माइनस, हाइड्रोलिसिस H2O, या तो हीट कर दो या इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लास्ट किसके साथ था? क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहा जाता है, CH3 यहां H। पहले इनका रिएक्शन कराया एयर के साथ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर सेकंड में क्या करा दिया गया? हाइड्रोलिसिस। ये फॉर्मेशन कर लिया फिनॉल का, सब में फिनॉल बनता है। क्या CH छूट गया क्या कहीं? बाई प्रोडक्ट यहां एसीटोन बनता है, इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मेशन हो गया फिनॉल का। तो जितना पढ़े थे हम लोग प्रिपरेशन में, उन सबको एक जगह पर नोट कर लिए। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। नोट कर लिए? इसको नोट कीजिए। तो ये पिछले क्लास में हम लोग जो कंप्लीट किए थे, पढ़ लिए थे हम लोग समरी, उसी का समराइज पार्ट था। अब आज हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैलोअल्केन हैलोरिन में जो पढ़े हैं, करीब करीब सब उसी के जैसा है। पहले आप इसको नोट कर लो चारों पॉइंट को, उसके बाद में फिर बताते हैं। चलो सुनो, आप देख रहे हो कि हैलोअल्केन हैलोरिन में जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, करीब करीब पोर्शन वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड फिनॉल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर कैपेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में था, क्लास 11th में जो पढ़ना, लेकिन वो तो याद होगा नहीं। कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अगर हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, और इनके सामने किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, कोई भी दूसरा एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो या फिर अलग अलग सब्सटेंस का हो, अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इनके सामने में, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, हाइड्रोजन, पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, और सामने में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा सा। अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल है। यहां HOR, ये भी अल्कोहल है। देखो तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और इसके सामने में भी क्या है? ऑक्सीजन। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी यहां फॉर्मेशन किसका हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ROH और दूसरा HOH, यानी यहां वाटर। देखो तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, और इसके सामने में भी क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन दोनों जगह पर डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से दो अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप करेगा। दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू हाई होगा, इनकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू हाई होगा। अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसकी वजह से यह वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी कि इसकी वजह से इनका सॉल्युबिलिटी फर्क पड़ता है। अब यहां ये पॉइंट में देखो, इन कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन या हेलोअल्केन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, जबकि हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में। तो ये इनका ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, ये सेम वही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बड़ा होगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो वंडर वाल फोर्स के अलावा एक एडिशनल लग रहा है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बाकी दूसरे केस में नहीं लग रहा है। तीसरा पार्ट, इन द केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, ये भी रिपीट हो रहा है। अगर आइसोमर है तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू उतना ही उतना ही कम होगा। ब्रांच बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर यहां पर अल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि स्टूडेंट गड़बड़ क्या कर देता है, क्वेश्चन ये पूछता है, अभी देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, व्हाई अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखेगा बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। बॉइलिंग पॉइंट में वाटर मॉलिक्यूल कहां से आ गया, वाटर मॉलिक्यूल कब लिखना है, सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब हुआ एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ बना रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बना रहा है, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ऑर्गेनिक होते हुए भी ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर तभी लिखेंगे जब सॉल्युबिलिटी पूछा जाए। अगर इसमें भी डाउट लग रहा है कि भूल गए कि कहां पर क्या लिखना था, तो आप वाटर यूज करो ही नहीं। वाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चल गया काम दोनों जगह पर। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में आप लिख रहे हैं बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, पूरी तरह से गलत है। वो समझ में आया बात को? ये सारा पॉइंट आप नोट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहां एग्जाम्पल 11.3 का ये क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार से, बॉइलिंग पॉइंट का भी सीक्वेंस क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ये बताया था कि फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आइसोमर्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू जो ब्रांच के अनुसार से घटता है, जितना ज्यादा ब्रांच उतना ही कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि जिसका कम है पहले उसको लिखना है। बताओ इसमें सबसे कम किसका है, मीथेनॉल का। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, मीथेनॉल। बताओ इससे ज्यादा किसका होगा, इथेनॉल का, इथेनॉल। इसके बाद प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि सेकंड में ब्रांच चला गया, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। और इनसे ज्यादा किसका होगा, पेंटेन भी है ना, तो थोड़ा सा और पीछे से जाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। इसके बाद पेंटेन 1 ऑल। आया समझ में? बन जाएगा, ये बन गया जाएगा, अब तो बना दिए। इसी का सेकंड पार्ट ये है। इस जगह पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला, वो याद रखोगे तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक का अरेंजमेंट कर सकते हो। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू हाइड्रोकार्बन का होता है, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वैन वाल फोर्स लग रहे होते हैं। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है हेलोअल्केन का, क्योंकि यहां डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन भी लगता है। हेलोअल्केन, हेलोअल्केन से ज्यादा होगा ईथर का,
यहां भी पोलरिटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन की वजह से। ईथर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्डिहाइड का, और अल्डिहाइड से थोड़ा सा ज्यादा होता है कीटोन का, ये नियरली इक्वल होता है। कीटोन से ज्यादा होगा अल्कोहल का, अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखते हो तो क्वेश्चन आप जाकर के अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का देखना, वहां भी बन जाएगा, वहां भी उस जगह पर भी क्वेश्चन। पहले इसमें आते हैं। अब आप यही सीक्वेंस के अनुसार से बताओ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम किसका होगा? नॉर्मल ब्यूटेन का, क्योंकि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल ब्यूटेन। बताओ इसके बाद ईथर हो गया, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसके बाद पेंटेनल है अल्डिहाइड, पेंटेनल। और इसके बाद पेंटेन वन ऑल। तो जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे हैं उसी जगह पर इसको भी नोट कर लीजिए, वहीं पर नीचे में। अब देखो अभी जो बोल रहे थे वही क्वेश्चन यहां पर है। एक्सरसाइज 11.4, can I explain why propanol has higher boiling point than that of the hydrocarbon butane? बता सकते हो क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ब्यूटेन में सिर्फ वांडर वाल फोर्स लग रहा है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग रहा है। 11.5, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर soluble in water than हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। क्यों ये soluble होता है? बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसके बारे में यहां पर ये बता चुके थे, यानी इस सीक्वेंस के अनुसार से। यहां ये अल्कोहल है और यहां क्या है? वाटर, इनके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। हो गया? लिखिए इसमें अल्कोहल, अल्कोहल कैन एक्ट एज, अल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल as well as electrophile, as well as electrophile, electrophile. It depends on the nature of, it depends on the nature of cleavage of covalent bond. It depends on the nature of cleavage of covalent bond, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बोर्ड पर देखना थोड़ा सा। अल्कोहल में कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। यह कह रहा है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज दो पे डिपेंड करेगा। एक बार में पढ़ेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटा, और दूसरी बार में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में पहले। यहां पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले इनके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में फिर क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, CO बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जो पूछेंगे वो बताना आप। अब बताओ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों का दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो जब ये ऑक्सीजन के पास चला गया
तो यहां ऑक्सीजन के पास में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किस रूप में आयोनाइज कर गया, H प्लस में। वहीं अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस कंडीशन में ये कार्बन पर प्लस चार्ज और यहां बाहर क्या निकल गया, OH, जहां ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज। इसमें ये अल्कोहल का पार्ट है, इसमें ये अल्कोहल का पार्ट है। ध्यान से सुनना, तुक्का नहीं लगाना। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। और जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो किसी दूसरे को देना चाहते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। आप सोच के बताओ, यहां इस अल्कोहल वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है या इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ तो नहीं जाएंगे, ये किसकी तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ। तो ये काम करेगा किस रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। न्यूक्लियोफाइल का डिफिनेशन था, पढ़े भी थे हम लोग, कि न्यूक्लियोफाइल इट मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्कोहल दोनों रूप में काम करेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। नोट कर लीजिए इसको। लिखे। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस बाहर निकलेगा तो याद करो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहां पे कंसेप्ट था एसिड एंड बेस का, 3 कंसेप्ट था, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टन एंड लॉरी कंसेप्ट एंड लिविस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट बताता है द केमिकल सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन is called acid, while base is the chemical substance which give OH minus ion, hydroxyl ion. ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कहता है which donate proton, जो H plus ion donate करता है उसे acid, and which accept the proton is called base. और लिविस कंसेप्ट बताता है कि if atom has deficiency of pair of electron then it is called Lewis acid, and if they have lone pair electron then it act as a Lewis base. तो यहां पर ये H प्लस का डोनेशन करता है, इसका मतलब ये होगा कि एसिड के रूप में काम करता है, और ये रिएक्शन भी उसी के एसिड के रिएक्शन को प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करेगा। लिखिए, पहले लिखवाते हैं उसके बाद लिखिए। बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल एंड फिनॉल react with active metal, react with active metal to form corresponding salt, to form corresponding salt and liberate hydrogen gas, and liberate hydrogen gas, hydrogen gas एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बोर्ड पर देखिएगा, कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। जैसे अगर मिथेनॉल ले लिए CH3OH, रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेगा सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA, और बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डालेंगे, यहां भी 2 डालेंगे और यहां भी 2 डालेंगे। वहीं अगर इनका रिएक्शन C2H5OH का मैग्नीशियम से करा दें तो देखो मैग्नीशियम डाइवैलेंट, याद करो ना, सोडियम के साथ फॉर्मूला होता है NaOH, मैग्नीशियम के साथ फॉर्मूला क्या हो जाता है MgOH होल ट्वाइस, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH होल थ्राइस। क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, ये डाइवैलेंट है और ये ट्राइवैलेंट है। वही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा मैग्नीशियम इथॉक्साइड, लेकिन फॉर्मूला हो जाएगा
C2H5O होल ट्वाइस Mg और प्लस H2। यहां बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहां पर 2 डालना पड़ेगा। फिनॉल भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। C6H5OH, मान ली कि इनका रिएक्शन करा दिया एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट है। C6H5O होल थ्राइस Al और प्लस H2। बैलेंस करने के लिए वहां 3 है, तो इसको 6 से करना पड़ेगा। इसको 2 करो, पहले 2 करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 6 होगा, तो यहां पर 3 डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये बैलेंस होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए, लिखे इसके नीचे। In addition to above reaction, phenol also react with alkali. Phenol also react with alkali to form corresponding salt and water. ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। हो गया, नोट में लिखिए, नोट में लिखो। The above chemical reaction shows the acidic character. The above chemical reaction shows the acidic character of alcohol and phenol. Shows the acidic character of alcohol and phenol. अब ये कैसे पता चला? थोड़ा सा एसिड का प्रॉपर्टी याद करो ना। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे जिंक को डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ZnCl2 + H2, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। तो ये मेटल अल्कोहल के साथ भी, फिनॉल के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब अल्कोहल और फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर है। NaOH ये बेस है, अल्कली है, और ये फिनॉल के साथ रिएक्ट कर साल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो बताओ बेस किसके साथ साल्ट एंड वाटर बनाता है? एसिड। इसका मतलब ये होगा कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ये भी एसिडिक नेचर का है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन है, अभी हम लोग सोल्व करेंगे। अरेंज करने के लिए कहेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उनके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर हम सब कुछ लिखवा देंगे। देखना यहां, अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ये OH ग्रुप लगा है और ये आयोनाइज करता है और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। इस H+ में आयोनाइज करने की टेंडेंसी की वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ब्रोंस्टेड एसिड करता है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोजन को इजीली H+ में कन्वर्ट करेगा। अगर ये वीक एसिड के जैसा काम किया तो इसको हाइड्रोजन के आयोनाइज करने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी? कम होगी। अब इसमें टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ वाला जो अटैच ग्रुप है इस OH के साथ में, वो किस नेचर का है। 2 तरह का ग्रुप लगा रहता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप को +I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं, OH लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को -I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहा जाता है। यह इंडक्टिव इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप आते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जितना कॉम्प्लेक्स प्राइमरी से ज्यादा +I शो करेगा, सेकेंडरी से ज्यादा करेगा टर्शियरी। अगर मॉलिक्यूलर मास को लेके चले तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मीथेन, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो +I इफेक्ट भी बढ़ेगा। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पंप करता है, इलेक्ट्रॉन देता है बगल वाले को।
माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं, जैसे कुछ कॉमन ग्रुप में आ जाता है नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर हेलोजन और इवन फिनाइल भी, यानी C6H5 भी। और एक वैसा भी ग्रुप होता है जो ना तो इलेक्ट्रॉन पंप करता है और ना ही खींचता है, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू कितना होता है? 0, यानी कि ना तो ये पंप करेगा और ना ही विड्रॉ करेगा। अब तुम सोचना, उसके बाद आंसर करना। यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, दे रहा है। तो आप बताओ, तो बगल से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं, पर्पस क्या है? आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मनी, पैसे के लिए, ठीक है। अगर मान लिए कि सरकार ये डिसाइड कर लिया कि चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग इतना समय तक, लंबे समय तक पढ़ाए हैं, आप भी 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमारा गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि आपको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इतना जो है वो मिलेगा, आप भी सोसाइटी को हेल्प किए उसके अनुसार से। तो जैसे ही अगर हमको उधर से मिलना शुरू हो जाएगा, तो इधर हम आराम करना शुरू कर देंगे। क्यों 8 बजे तक? थोड़ा सा एडिशनल चाहिए तो बाकी अपने टाइम के अनुसार से करेंगे। जैसे पहले आपको बताते थे कि सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक हम पढ़ाते रहते थे, रिक्वायरमेंट कम होने लगा, इधर से बढ़ने लगा, स्कूल छोड़ दिए। 2 बजे से ही यहाँ क्लास रहता था, यहाँ बैच 2 बजे से ही रहता था, 1:30 बजे रेडियंट से छूटते थे और 2 बजे से यहाँ क्लास रहता था, लंच ला करके रखा हुआ रहता था, ठीक है। तो बाकी का यहाँ थोड़ा सा कुछ बताए, न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट किए, जब तक वो नोट कर रहा है तब तक फिर हम लंच कर लेते थे। अब स्कूल भी नहीं जा रहे, फिर भी 3:30 बजे से, आने वाले समय में और कम होता चला जाएगा। बाल बच्चा का नौकरी लग जाएगा तो फिर टाइम पास करने के लिए आ जाएंगे कि हाँ स्टूडेंट से जब बात करेंगे तो टाइम कटेगा, क्योंकि बाकी कहीं दूसरी जगह पर तो बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमें सामने से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन, मान ले कि अभी जैसे आप भी सुने होंगे इधर गवर्नमेंट वगैरह का प्रेशर बढ़ रहा है कि आप जीएसटी वसूलिए स्टूडेंट से, कंज्यूमर से लिया जाता है, ठीक है, कस्टमर जो होते हैं वो पे करते हैं। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां पर सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको जो है वो देखेंगे तो बिल में लिखा हुआ रहेगा जीएसटी 5%, 2%, 4%। एजुकेशन सेक्टर में 18% है जीएसटी। तो आप सोचो, जहां 10,000 रुपया आप फी दे रहे हैं, अब वो फी बढ़ करके कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। क्योंकि एक फैकल्टी जो 10,000 रुपया कमा रहा है, तब उसको अगर गवर्नमेंट कहेगी कि आप पर स्टूडेंट 2,000 रुपया हमें दीजिए, तो वो 2,000 वो कहां से मांगेगा? सामने से लेगा। अगर आप नहीं देने के लिए तैयार हैं कि नहीं हम जीएसटी के नाम पर हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर हमें देना है तो फिर आपका फी जो है बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, पहले वाले में गवर्नमेंट दे रही थी तो कम कर दिए, अब दूसरे वाले में गवर्नमेंट अगर खींच रही है तो सामने वाला कहां से खींचेगा? वो सामने वाले से। जैसे अगर मान ले कि हमने 20 लाख रुपया लगा दिया होर्डिंग में, तो अगर 20 लाख रुपया किसी ने लगा दिया ऐड में, तो सबसे पहला दिमाग में एक बात रहेगा कि जो भी इनकम पिछले साल था, अब उससे इस साल हमारा इनकम कम से कम 20 लाख रुपया जो है वो ज्यादा होना चाहिए। प्राइस बढ़ा देगा, बैच बढ़ा देगा और स्टूडेंट बढ़ा देगा, वो सारे टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का भीड़ उसके पास में आए, ठीक है। अपने मार्केट में जो एजेंट छोड़ा हुआ रखेगा, ठीक है, जो आपको कन्विंस करेगा, आपका फ्रेंड सर्किल वाला जो है वो उसको कन्विंस किया जाएगा। कई जगह पर है भी, में भी आपको पता चलेगा। अभी तो जैसे ही आप 12th पास करोगे ना, तो 12th पास करने के बाद में आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में जो सीनियर स्टूडेंट कहीं कहीं पे इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो आकर के आपको कन्विंस करेंगे कि तुम मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, इतना प्लेसमेंट है। आप आंख मूंद करके उसके बात को लेकर के आप एडमिशन करवा लिए। जब आप पढ़ने लगेंगे तो 1 साल के अंदर में आपको पता चलेगा कि हम तो फंस गए, इसको कुछ कमीशन मिल रहा था, उस वजह से हमको ये जो किया। बहुत 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 है ये, ठीक है। हम बोले तो कि इस जगह पर है, हम लोग के यहाँ आता है इंजीनियरिंग कॉलेज वाले वाला कि सर आप अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, हम बोले ये सब पाप हम नहीं करेंगे। जाहिर सा बात है, मेरे मुंह से जो भी बात निकलेगा, सामने वाला मेरा स्टूडेंट है वो मेरे ऊपर में बिलीव करेगा, क्योंकि वो साल भर 2 साल और कई कहते हैं जो वो कई भाई बहन वगैरह को पढ़ा चुके हैं, तो उसको पता है कि हाँ ये जो है वो कहेंगे। अब हम आपके पैसे की वजह से ये पाप नहीं लेने जा रहे हैं, हमको भगवान की दया से उतना आ जाता है जितना मेरा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई आता है, आप उसकी बात को सुनो, जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन एडमिशन लेने के पहले खुद से जा करके विजिट करके पहले पता कर लीजिए, ठीक है।
पहले पता कर लीजिए, जहां एडमिशन देने के लिए आप 5 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, 10 लाख खर्च करने जा रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा कीमती अपना समय देने जा रहे हैं, तो 2 दिन जाकर के वहां रुक जाइए तो, और उसके बाद फिर विजिट कीजिए। जो स्टूडेंट निकल रहे हैं उससे जो है बात करके देखिए, एक से नहीं 5, 6, 7, 8 से बात कीजिए, तब तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चलेगा ना। जैसे आप यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं तो फीडबैक तो आप दे सकते हैं ना स्टूडेंट को, कि हाँ वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं क्या है। तो कोई एक से नहीं, हो सकता है कि कोई भी डटा के निकला होगा और उससे कोई पूछ लिया, तब तो नेगेटिव ही बताएगा, ठीक है। तो एक से वैसे ही आप कहीं पता करने जा रहे हैं तो एक से नहीं आपको पूछना है, आपको 2-3 दिन में रह करके अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और फिर उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आप सेफ हो सकते हैं, उसको अप्लाई कीजिएगा। बहुत 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 मार्केट में जो है वो गलत चीज फैला हुआ है, ठीक है, बहुत गलत चीज फैला हुआ है। मेरे पास में आता है वो लोग, अभी तो इधर बंद कर दिया, ठीक है, 3-4 साल पहले तक में, कि सर हमारे पास में स्टूडेंट है, ठीक है, हम आपके पास भेजेंगे, 10% आप हमको दे दीजिए। हमने हमको 1% नहीं देना है तुमको, मेरे यहाँ से लड़कन लौट के जाता है, ठीक है, हम कह देंगे तुमको 1%, और तुम ये कहीं और जाकर के देखना, ठीक है। क्या करते हो तुम, तो कोई हॉस्टल चलाने वाला है, तो कोई मेस चलाने वाला है, ठीक है, तो हॉस्टल में तो रह रहा है बच्चा, ठीक है, वो गार्जियन को कन्विंस करेगा, ठीक है, कि हम सब धरवा देते हैं, वहाँ ट्यूशन धरवा देते हैं, वहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। तो ये सब कुछ है, मार्केट में भरा पड़ा है। आपके साथ वाला बगल वाला कलीग जो है उसको टीचर समझाते हैं, फैकल्टी समझाते हैं कि तुम ले करके आओ स्टूडेंट, तुम्हारा इतना % हम माफ कर देंगे। मे भी हो सकता है कि आप झेले होंगे, हमको तो नहीं याद है कि हम किसी को ऐसा बोले। हम तो आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम फिजिक्स वहीं जाके पढ़ना है, मैथ्स वहीं जाकर के पढ़ना है। अगर कोई पूछता है कि हाँ सर कहाँ पढ़े, तो हम बताते हैं कि ये नोन है टीचर, और स्टूडेंट जो ठीक ठाक है वो भी पढ़ रहा है वहां पर, इसका मतलब वो टीचर ठीक ही होंगे, ठीक है। तो आप जाकर के पढ़ो, क्योंकि हम जिनसे पढ़े हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़े थे, धर्मवीर बाबू सेन कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। एक स्टूडेंट बोरिंग रोड में पढ़ा रहे थे तो आ गया, बताए थे, तो हम पढ़े हैं, हमको वो अच्छे लगे, और मेरे सामने मेरे टीचर का शिकायत कर रहा है, हम लोग उठा के फेंक देंगे अभी ऊपर से नीचे, ठीक है, अभी का अभी तुम निकल मेरे यहाँ से, ठीक है। वो भी अच्छा कि हुआ क्या, ठीक है। तो हम पढ़े हैं, हम टेस्टेड है कि हाँ ये डेडिकेटेड पर्सन कॉलेज में एक स्टूडेंट्स के लिए अकेले आकर के क्लास लेना, प्रोफेसर का, उनको सैलरी तो ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक स्पेशल में हमको अकेले पढ़ाने आते थे, ठीक है। तो हम भूल कैसे जाएंगे, अब कोई दूसरा बोल देगा तो विश्वास कर लेंगे। अब वो पढ़ाते नहीं है, अब वो पढ़ाते नहीं है तो नहीं तो हम उनके पास से भेजते, ठीक है। उनके पास में इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, सब बाल बच्चा जो अच्छा अच्छा ऑफिसर रैंक पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, तब वो क्यों मेहनत करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाओ, जैसे अभी आप हैं, आपका भी जो है वो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगे हुए हैं, आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपके ऊपर में, आने वाले 10 साल के ऊपर में, या तो अगर आप प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप हो गए तो आपके पेरेंट्स के ऊपर में लोड कम पड़ेगा। मे बी अगर जॉब में है तो रिटायर करेंगे तो आराम करेंगे कि हाँ इतने दिन तक हमने काम किया है, और अगर आपको जॉब नहीं लगा, आप नहीं कमा रहे हैं, तब उस कंडीशन में रिटायरमेंट के बाद भी बेचारे को काम करना पड़ेगा। और आप देखते होंगे अपने सोसाइटी में कि गवर्नमेंट के बाद में रिटायर कर गए फिर भी कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो कर रहे हैं। नहीं तो एक जॉब से रिटायर करने का, रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ, अब आपको आराम करना है, आपने जितने समय तक मेहनत करना था वो कर लिया। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ जाइए यहां पर फिर से, तो अगर प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर एसिडिक का स्ट्रेंथ घट जाएगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ कम होगा, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। और अगर माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से देखना। एक वाटर है H2O, दूसरा फिनाइल, फिनॉल है, फिनाइल नहीं फिनॉल, C6H5OH, और तीसरा अल्कोहल है CH3OH। तीनों में OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। आराम से आराम से
पूछेंगे, पहले बेस बना लेते हैं। आप बताओ ये CH3 प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। इनका इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0, ये क्या करेगा? माइनस आई। अब आप बताओ इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? C6H5OH, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप के प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। यहां तो सबसे ज्यादा ये हो गया और सबसे कम कौन होगा? CH3OH। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां ये OH है, यहां OH के साथ में फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप लग गया और यहां फिनॉल के साथ में नाइट्रो ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप। फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये CH3 क्या शो करता है? प्लस आई, और ये NO2 क्या शो करता है? माइनस आई। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? लास्ट वाला। और सबसे कम कौन है? फर्स्ट वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। एक और एग्जांपल, OH, OH, यहां NO2 है, OH, यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक लास्ट वाला और सबसे कम एसिडिक फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, तो इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। ये कंसेप्ट से आप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जाके क्वेश्चन देखना, वहां भी मिलेगा, अमाइन में भी मिलेगा। अमाइन में बेसिक है, उलट जाएगा क्वेश्चन, वहां पर आपको ऐसे मिलेगा CH3 CH F COOH और दूसरा है CH3 CH Cl और COOH। बताओ तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? आंसर तुक्का नहीं लगाना है, पहले सोचेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में फ्लोरीन है और दूसरे में क्लोरीन है। आपसे पूछा जा रहा है कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा। कौन ज्यादा खींचने वाला है? फ्लोरीन। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। इससे भी कम होता अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाता, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है। पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट वगैरह लिखवाए थे कि कौन कौन सा ग्रुप है, यहां वो नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि और कंफ्यूजन होगा। जितना कम आप जानो, जो आप जिससे आपका काम चल जाए, बस उतने ही वाले पार्ट को हम लिखवा रहे हैं। लिखिए नोट में, ये सब पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। लिखिए अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, लिखिए द एसिडिक स्ट्रेंथ, द एसिडिक स्ट्रेंथ increases, the acidic strength increases in the presence of minus I effect producing group, minus I effect producing group and decreases in the presence of plus I effect producing group, producing group। अब आप इसको नोट कर लो, ये वाला पार्ट। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वही पार्ट है जो अभी लिखवा दिए। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, आप ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 11.4, एग्जाम्पल 11.4 इसको बनाओगे आप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जहां जितना ज्यादा लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा,
ऐसे भी दिख रहा है, प्रोपेन 1ऑल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल। इसको सोल्व भी कर देते हैं ना, 5 मिनट में क्या जा रहा है। चलो देखो यहाँ प्रोपेन 1ऑल ये हो गया CH3 CH2 CH2 और ये OH, इसको हम लोग A मान लेते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल OH, यहां NO2 और यहां भी NO2, इसको B मान लिए। 3 नाइट्रोफिनॉल OH 1 2 3, यानी यहां NO2 लगा हुआ है, इसको C कर दिए। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी यहां OH, यहां NO2 और यहां NO2, इसको D कंसीडर कर लिया। फिर है फिनॉल OH, ये हो गया E। इसके बाद है 4 मिथाइल फिनॉल OH 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, इसको F। अब बताओ सबसे कम किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, सोच करके आप पहले बताओ अल्कोहल और फिनॉल में कौन एसिडिक कम होता है। अल्कोहल और फिनॉल में अल्कोहल, अरे भगवान, ठीक है अभी पढ़े ना हम लोग, अल्कोहल और फिनॉल में, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, और फिनॉल में C6H5 लगा हुआ है वो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा, A। अब बाकी का फिनॉल है, अब इसमें देखो गौर से, A सबसे कम होगा क्योंकि अल्कोहल है। अब इसके बाद बताओ F, क्यों F, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। F से ज्यादा कहां होगा, E से ज्यादा C, एक नाइट्रो ग्रुप है, C से ज्यादा और D से ज्यादा B, हो गया ना। तो ये आंसर होगा। हालांकि एग्जामिनेशन में कहे तो ABCD आप मत लिखिएगा, आप इसका पूरा नाम लिखिएगा, क्योंकि ABCD तो ये हमने अपनी तरफ से कर दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, इसको कर लोगे, आगे हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।